इस लास्ट वीडियो से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी। इस सीरीज में मैं उन म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करूंगी जो पिछले कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में मैं टाटा स्मॉल कैप फंड को कवर करूंगी, क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैक्सिमम लोगों ने कमेंट्स किए थे उसमें टाटा स्मॉल कैप फंड को एनालाइज करने की रिक्वेस्ट की थी। तो चलो आज इस फंड को देखते हैं कि क्यों ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, फंड इस अंडर परफॉर्मेंस के लिए क्या एक्शन ले रहा है और हमें इस फंड में अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर इस फंड के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो इसने 5% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 9.12% है। आप इस लिस्ट में यहाँ पर देख भी सकते हो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में टाटा फंड को छोड़कर ऐसा कोई भी दूसरा फंड नहीं है जिसने लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स भी देखें तो साल 2025 और 2026 इन दोनों सालों में इसके रिटर्न्स कैटेगरी और बेंचमार्क से कम रहे हैं। अब इसके बाद रिस्क रेशियोज जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और सॉर्टिनो रेशियो, ये तीनों भी अपनी कैटेगरी एवरेज कंपैरिजन में उतने बढ़िया नहीं है और सभी रेड कलर में हैं। और बाकी रिटर्न रेशियोज जैसे कि शार्पे रेशियो, अल्फा और ट्रेन्योर रेशियो भी अपनी कैटेगरी एवरेज से कम है। तो ओवरऑल फंड पिछले काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब ये देखते हैं कि इस अंडर परफॉर्मेंस के रीजन क्या है, और इसे जानने के लिए सबसे पहले फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखते हैं। अब पोर्टफोलियो एलोकेशन में सबसे पहले इस फंड के सेक्टर एलोकेशन को चेक करते हैं। तो इस फंड के जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं उनका कंबाइंड वेटेज 66% है, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उनमें टॉप 3 सेक्टर्स का एलोकेशन टाटा फंड से काफी कम है। जैसे कि बंधन स्मॉल कैप का सिर्फ 43% है, निप्पॉन इंडिया का 52% है, क्वांट जो खुद एक एग्रेसिव फंड माना जाता है उसका भी अराउंड 51% है, और फिर एचडीएफसी का 55% है। इनफैक्ट मैंने एक एक फंड को इंडिविजुअली चेक किया और इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड को छोड़कर मुझे दूसरा कोई भी ऐसा फंड नहीं मिला जिसमें टॉप 3 सेक्टर्स में इतना हैवी कंसंट्रेशन हो। मतलब ये फंड सेक्टर एलोकेशन के एंगल से काफी कंसंट्रेटेड है। अब सेक्टर एलोकेशन में थोड़ा सा और डीप जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में इस पिछले 1 से 1.5 साल में प्रॉब्लम कौन से सेक्टर्स में आई है। तो देखो, इनके जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं उनमें नंबर 1 है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें करीब 30% की इन्वेस्टमेंट है। फिर बेसिक मटेरियल्स आता है जिसमें 18% की इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद है कंज्यूमर साइक्लिकल जिसमें करीब 17% की इन्वेस्टमेंट है। ये पूरा डेटा मैंने मनी कंट्रोल से लिया है। अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इन सेक्टर्स के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स निकाले, और रिटर्न्स निकालने के बाद मुझे काफी चीजें क्लियर हो गई कि इसके डाउनफॉल में रीजंस क्या रहे हैं। रिटर्न्स दिखाने से पहले ना मैं आपको फंड के वो टॉप 5 सेक्टर्स दिखाती हूँ जो इस फंड ने अपनी फैक्ट शीट में बताए हैं। तो देखो, ये वो टॉप 5 सेक्टर्स हैं जिसमें इस फंड ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने ये 3 सेक्टर्स बताए थे और इनका वेटेज 66% बताया था, अब ये कौन से सेक्टर्स बता रहे हो? ये क्या चक्कर है? डेटा अलग अलग क्यों है दोनों जगह? देखो, आगे बढ़ने से पहले इस कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। एक्चुअल में बात यह है कि मनी कंट्रोल और फंड फैक्ट शीट ये दोनों ना डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं। मनी कंट्रोल सेक्टर्स को एक ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करता है, जैसे कि कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे सब सेक्टर्स को वो एक ही सेक्टर इंडस्ट्रियल के अंडर मान लेता है। ऐसे ही केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट को बेसिक मटेरियल्स में काउंट कर लेता है। इसी तरह कई कंज्यूमर रिलेटेड इंडस्ट्रीज को कंज्यूमर साइक्लिकल सेक्टर में मर्ज कर देता है। लेकिन फैक्ट शीट में जो सेक्टर्स हैं वो अलग अलग नाम से ही दिखते हैं और उनका इंडिविजुअल वेटेज थोड़ा कम लगता है। मतलब दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लासिफाई करने के तरीके में फर्क है। स्टॉक्स दोनों में सेम ही है, बस ग्रुपिंग का तरीका अलग है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट, 11 दिसंबर 2025 को गवर्नमेंट ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज की, और सरप्राइजिंगली पूरी रिपोर्ट सिर्फ एक ही एसेट क्लास पे फोकस्ड है। इंडिया के कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का पोटेंशियल है 100 से 120 ट्रिलियन रुपीस। रिपोर्ट का नाम है डीपनिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। 136 पेजेस का फुल रोड मैप, और रिपोर्ट में बॉन्ड्स की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई है एज अ लॉन्ग टर्म ट्रांसपेरेंट वे टू मोबिलाइज कैपिटल एंड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। सोचो, जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इतना सीरियसली ले रही है तो इसका बेनिफिट हम जैसे इन्वेस्टर्स अभी तक मिस क्यों कर रहे हैं? चलो पहले बॉन्ड्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आप कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा लेंड करते हो और बदले में फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, और मैच्योरिटी पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। अब पहले ना इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम ये होती थी कि उनको बॉन्ड्स लेना मुश्किल लगता था, उनको प्रोसेस कंफ्यूजिंग लगती थी।
बट इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि लिस्टेड बॉन्ड्स आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से बाय कर सकते हो, और कुछ ब्रोकर्स के नेम भी मेंशन किए हैं, जैसे कि इंडिया बॉन्ड्स। यहाँ आपको मिलते हैं 80 प्लस ऑप्शंस अक्रॉस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पीएसयू बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, रेगुलर इनकम बॉन्ड्स, सब कुछ एक ही जगह है। और बेस्ट पार्ट है, इंडिया बॉन्ड्स पर जीरो ब्रोकरेज ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपके इन्वेस्टमेंट में जाता है, नो हिडन चार्जेस। और आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। और फिर आपको कोई डाउट है तो बुक अ कॉल ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां आप डायरेक्टली इनके आरएम से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। अगर आप पोर्टफोलियो में फिक्स्ड रिटर्न्स और बैलेंस चाहते हो तो बॉन्ड्स को इग्नोर मत करो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डाउनलोड द इंडियन बॉन्ड्स ऐप, साइन अप करो, अपना केवाईसी करो और फिक्स्ड इनकम अर्न करना स्टार्ट करो। निश्चित रिटर्न गारंटीड या आश्वस्त रिटर्न नहीं होते हैं। कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों, प्रतिभूतिकृत ऋण साधनों में निवेश क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा डिफॉल्ट जोखिम के अधीन होता है, जिसमें भुगतान में देरी और या डिफॉल्ट का जोखिम शामिल है। निवेश करने से पहले ऑफर से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पर और ये देखते हैं कि लास्ट 1 ईयर यानी कि अप्रैल 2025 से अभी तक इन 5 सेक्टर्स ने कितने रिटर्न्स दिए। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिसमें 2025 में 17% की इन्वेस्टमेंट थी, उसने 16% के रिटर्न्स दिए। केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर, जिसमें करीब 12.5% पैसा लगा था, उसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, -1.85% के। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और बैंक्स ने भी कोई मीनिंगफुल रिटर्न्स नहीं दिए, 0%। और ऑटो कंपोनेंट्स ने 17% के रिटर्न्स दिए। मतलब फंड ने जिन 5 सेक्टर्स में बेट लगाई थी, उनमें से 3 तो पूरी तरह से फेल हो गए। तो बेसिकली सेक्टर सिलेक्शन और एलोकेशन दोनों में फंड थोड़ा पीछे रहा है। अब स्टॉक एलोकेशन और देखते हैं, तो टाटा ने टोटल 66 स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है। 66 स्टॉक्स में पैसा लगाना दिखा रहा है कि फंड की स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफाइड नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड है। वहीं अगर आप दूसरे फंड्स को देखोगे तो मोस्टली फंड्स ने इससे कहीं ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि बंधन ने 258 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर निप्पॉन इंडिया ने 252 स्टॉक्स में, क्वांट ने 116 में और एचडीएफसी ने 85 स्टॉक्स में। और भी फंड्स अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने भी मोस्टली 100 के करीब स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया ही है। तो अंडर परफॉर्मेंस का पहला रीजन जो था वो था सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा स्टॉक कंसंट्रेशन। अब जैसा मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में बताया था कि जब कोई फंड उतना डाइवर्सिफाइड नहीं होता और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स या स्टॉक्स पर डिपेंडेंट रहता है, तो वहां या तो रिटर्न्स बहुत ही हाई हो जाते हैं या फिर बहुत ही लो। तो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये फंड अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस कर रहा है या अभी भी सेम स्ट्रेटेजी पर स्टिक कर रहा है। तो इसे जानने के लिए मैंने फंड की मार्च 2025 की होल्डिंग्स को अप्रैल 2026 के साथ कंपेयर किया, ताकि हमें पता लग सके कि कौन से सेक्टर्स में ये अब अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर रहा है और कौन से सेक्टर्स में बढ़ा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर की वेटेज को थोड़ा बढ़ाया है, पहले 16% थी और अब 20% हो गई है। बाकी दूसरे सेक्टर्स जैसे कि केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स में वेटेज को कम किया है और कंज्यूमर साइक्लिकल, बैंकिंग और ऑटो कंपोनेंट्स में वेटेज को इंक्रीज किया है। मतलब पिछले 2 साल जिन 2 सेक्टर्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे उन दोनों को बढ़ाया है और केमिकल सेक्टर जिसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे उसे थोड़ा कम किया है। अब देखो ये 5 सेक्टर्स हैं जिनमें इनका लगभग आधा पैसा लगा हुआ है। मतलब इन 5 सेक्टर्स पे फ्यूचर काफी डिपेंड करेगा। अब फ्यूचर में ये सेक्टर्स चलेंगे या नहीं चलेंगे, इसके लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन इन सब में से एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है क्या एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन सेक्टर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं। क्योंकि एफआईआईज को मार्केट का स्मार्ट मनी माना जाता है और उनका ट्रेंड कई बार हमें एक डायरेक्शन का आइडिया दे देता है। तो देखो वैसे तो पिछले 2 साल से मार्केट में एफआईआई सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन फिर भी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेक्टर्स को एफआईआईज कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स में अभी भी इंटरेस्ट बना हुआ है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर देखते हैं। तो देखो इंडस्ट्रियल्स के अंदर कैपिटल गुड्स सेक्टर आता है और यहाँ पिछले 1 साल का ट्रेंड काफी पॉजिटिव रहा है। ग्राफ क्लियरली अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, यानी एफआईआईज ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छी बाइंग करी है। लास्ट 1 ईयर में लगभग 24,960 करोड़ का नेट इनफ्लो आया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। शायद इसी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेटेड सेक्टर्स ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं और फंड ने भी यहाँ एलोकेशन बढ़ाई है। हाँ, शॉर्ट टर्म में पिछले 14 दिन में अराउंड 328 करोड़ की सेलिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। इसके बाद अब अगर केमिकल सेक्टर में देखें तो यहाँ पिछले 1 साल का फ्लो पॉजिटिव तो है,
बट अगर 15 सितंबर 2025 के बाद का ट्रेंड देखें तो वो थोड़ा नेगेटिव हुआ है क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। अब फंड की होल्डिंग्स देखें तो फंड ने इस सेक्टर में अपनी होल्डिंग्स को कम किया है, जो कि एक सेंसिबल मूव लग रही है। इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखें तो इसका ट्रेंड और वीक दिख रहा है। लास्ट 1 ईयर में 18,830 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईआईज ने, मतलब एफआईआईज इस सेक्टर में एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं। फंड की होल्डिंग्स अब अगर देखें तो वो इस सेक्टर में थोड़ी सी बढ़ी है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ लेकिन बढ़ी है। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर अगर देखें तो उसका भी ट्रेंड नेगेटिव ही है। पिछले एक साल में 94,652 करोड़ का नेट आउटफ्लो हुआ है और अभी फरवरी 2026 के बाद तो मैक्सिमम सेलिंग हो रही है, ग्राफ एकदम से डिप हुआ है। फिर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में भी एफआईआईज ट्रेंड नेगेटिव है और पिछले एक साल में 15,647 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को छोड़ के बाकी सभी में एफआईआईज का बिहेवियर थोड़ा नेगेटिव। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो कंटिन्यू करें या नहीं। तो देखो, पहली चीज तो ये कि स्मॉल कैप कैटेगरी वैसे ही अपने आप में बहुत रिस्की होती है और ऊपर से ये फंड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड भी है, इसलिए ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सेफ खेलना चाहते हैं। तो अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो मेरे हिसाब से कोई दूसरा फंड आपके रिस्क प्रोफाइल को ज्यादा सूट करेगा। दूसरा, वो लोग जो थोड़ा रिस्क लेने को रेडी हैं, तो देखो आप लोगों के लिए मैंने इस फंड की एक और चीज चेक करी कि ये फंड पिछले 7 सालों में कितनी बार क्वार्टाइल 1 में रहा है, कितनी बार क्वार्टाइल 2 में, कितनी बार क्वार्टाइल 3 में और कितनी बार 4 में। देखो, क्वार्टाइल 1 का मतलब होता है टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, यानी कि कैटेगरी के बेस्ट फंड्स। क्वार्टाइल 2 का मतलब होता है अबव एवरेज परफॉर्मेंस, क्वार्टाइल 3 का मतलब होता है बिलो एवरेज परफॉर्मेंस और क्वार्टाइल 4 का मतलब होता है कैटेगरी के वीकेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स। और सिंपल लैंग्वेज में आप सबको बताऊं तो किसी कैटेगरी में मान लो 100 फंड्स हैं तो टॉप 25% फंड्स क्वार्टाइल 1 में आएंगे, अगले 25% क्वार्टाइल 2 में, उसके बाद वाले अगले 25% क्वार्टाइल 3 में आ जाएंगे, और जो सबसे नीचे के आखिरी के 25% फंड्स बचते हैं वो क्वार्टाइल 4 में। अब जो ये टाटा स्मॉल कैप फंड है, इसका पिछले 7 साल का अगर मैं आपको बताऊं तो 3 बार ये क्वार्टाइल 1 में आया है, 1 बार क्वार्टाइल 2 में, 1 बार क्वार्टाइल 3 में और 2 बार क्वार्टाइल 4 में। तो ओवरऑल अब अगर मैं बताऊं तो परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं रही, बट हाँ ये है कि फंड अपने कॉन्सेंट्रेटेड बिहेवियर की वजह से थोड़ा रिस्की जरूर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो ये क्वार्टाइल 1 में ही रहता है या फिर क्वार्टाइल 4 में। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और इसका बिहेवियर जानने के बाद भी इसमें रिस्क लेने को रेडी हो तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, वो भी स्मॉल कैप फंड। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने टाटा स्मॉल कैप फंड की अंडर परफॉर्मेंस के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आगे इस सीरीज में और किन फंड्स के अंडर परफॉर्मेंस का मैं एनालिसिस करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।